हमारे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने फिजिक्स का तीसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। इससे पहले आप लेक्चर 2 में लास्ट पॉइंट आप लोग पढ़े थे कि आवेश की संकल्पना जो है वो प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है, और इसका कारण मैंने बता दिया था। अब उससे आगे आवेश आवेश इसकी अंग्रेजी चार्ज होती है। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिसकी हिंदी होती है धन आवेश, और नेगेटिव चार्ज जिसकी हिंदी होती है ऋण आवेश। और पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस का साइन लिखा जाता है और नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस का साइन लिखा जाता है। अब आइए हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो कमी होने से जो आवेश उत्पन्न हो जाए उस वस्तु पर, तो वैसे वस्तु पॉजिटिव चार्ज में कहलाता है। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि होने के बाद उस वस्तु पर जो चार्ज उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, निगेटिव चार्ज कहलाता है। यहाँ पर आप याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस का चिन्ह और नेगेटिव चार्ज के लिए जो माइनस का साइन है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। जब दो आवेश एक समान हो तो वैसे आवेश को हम लोग सजातीय आवेश कहते हैं, और इनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। विजातीय आवेश वैसे आवेश होते हैं जहां दोनों अलग अलग आवेश होते हैं, और ऐसे आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की ओर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के मूल गुण। आवेश के मूलभूत गुण। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नंबर 1, आवेश जो होते हैं वो बीज गणितीय योग नियम का पालन करते हैं। आवेश जो होते हैं बीज गणितीय योग नियम का पालन करते हैं। आवेश बीज गणितीय योग नियम का पालन करते हैं। अब इसको समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु पर कुल आवेश कैपिटल क्यू है। ठीक, किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना है, क्यू। और कोई भी वस्तु जो है अगर आवेशित है, और वो वस्तु के बारे में आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। वस्तु जो है छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। अगर वस्तु आवेशित है तो वस्तु का जो छोटा छोटा कण है उस पर भी आवेश होंगे। तो मान लीजिए उन कणों पर आवेश जो है वह Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है। तब इस वस्तु का कुल आवेश उस वस्तु के कणों पर उपस्थित कुल आवेशों के योग के बराबर होता है।
यही है बीजगणितीय योग का नियम। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका डिटेल हम यहाँ से बताते हैं। पहला गुण का डिटेल समझिए। किसी वस्तु का कुल आवेश Q कुल आवेश Q इसके अवयवी कणों पर उपस्थित आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn के योग के बराबर होता है। आपने आवेश का पहला गुण में आप पढ़े कि आवेश जो है बीज गणितीय योग नियम का पालन करता है। तो यहाँ बीज गणितीय योग नियम का पालन का अर्थ है, तात्पर्य है कि मान लीजिए किसी वस्तु का, मान लीजिए पूरा वस्तु है, तो इस वस्तु पर मान लीजिए कुल आवेश है Q। ठीक, और इस वस्तु का जो अवयवी कण है, जैसे ये छोटे छोटे कण, ठीक है, छोटे छोटे कण से मान रहा है। तो मान लीजिए इस पर Q1 आवेश होगा, इस पर Q2 आवेश होगा, इस तरह से लास्ट होगा Qn। तो Q1 आवेश है, तो ये कुल आवेश जो होगा इसके अवयवी कणों पर जो उपस्थित आवेश है उसके कुल योग के ये बराबर होगा। ठीक, योग के बराबर होता है। अतः वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। अब आ जाइए आवेश का दूसरा गुण। तो आवेश का दूसरा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण आवेश तो आप लोग समझ चुके हैं। क्वांटमीकरण, इसकी अंग्रेजी भी लिख देता हूं, क्वांटाइजेशन।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। निकाल देता हूं। इसका होगा किसी वस्तु का कुल आवेश किसी वस्तु का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब इसको समझिए, आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए ये लिखे हम ₹1.25, ये लिखे ₹1.50, ठीक है, ये हमने लिखा ₹1, ये लिखा हमने ₹2। तो ये जो पूरा पूर्णांक है, ये जो आप पूरा पूर्णांक जिसे इंग्लिश में आप लोग इंटीजर कहते हैं और हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, तो जो पूरा पूरा अंक बताता है वही है क्वांटमीकरण का मतलब पूरा होना चाहिए। 1 तो 1, 2 तो 2, ये नहीं कि 1.25, 1.25, 2, ठीक है, 1.75, ये 1.25 हो गया, ठीक है। तो ये सब नहीं, ये क्वांटमी नहीं है। क्वांटमी का मतलब हो गया सीधे एकदम पूरा, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, ठीक है। तो क्वांटमीकरण का मतलब यही है। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश, मान लीजिए ये वस्तु है और इस वस्तु पर कुल आवेश है Q, इस वस्तु पर कुल आवेश है Q, और यह आवेश जो होगा कुल आवेश, वो देखना है कि इस वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मान लीजिए या इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इसको याद रखिएगा। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका पूर्ण माने पूरा, यानी उस वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उससे गुना कर दीजिए, वो जो आवेश आएगा वो कुल आवेश के बराबर होगा, गुणज होता है। अर्थात कुल आवेश Q और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, मान एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, उसको हम लोग E से सूचित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसको हम E से सूचित करते हैं, जिसका वैल्यू है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। और अगर वस्तु का आवेश बताना हो, तो उसको Q से बताइए, ध्यान रखिएगा। वस्तु का आवेश अगर बताना हो तो Q से बताइए, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश बताइएगा चार्ज, वो हमेशा स्मॉल ई से बताइएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है कि किसी वस्तु का कुल आवेश, तो कुल आवेश क्यों, इलेक्ट्रॉन के आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, ई से। और उसका क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज का मतलब कि उस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन है,
दो इलेक्ट्रॉन है कि 4 इलेक्ट्रॉन है कि 1 इलेक्ट्रॉन है कि 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है हमको नहीं पता है, हम n मान लेते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया, n। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब देखिए यहां पर दो स्थितियां बनती है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो अगर आया होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया होगा, या हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ घट भी रहा है, अगर लिए हैं हमने ग्रहण किया है तो उसको आप बोलिएगा वृद्धि हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन वहां बढ़ा है। और अगर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया तो हमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वहां क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो वो आप देखिएगा प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहा है घट रहा है, वो प्रश्न पढ़ना पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला है, इस पर हिसाब बनेंगे और बताएंगे, वहां पर हम पूरा डिटेल करेंगे कि प्लस का मतलब क्या है और माइनस का मतलब क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशल वीडियो चलेगा जिसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल ही बताएंगे। अगर हम में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो प्लस, हमारा में से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, निकल रहा है, हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमें क्या होगा, घट जाएगा। तो ये आवेश वाला नहीं है कि वो प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज और माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज, वो नहीं। प्लस का मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, इसलिए प्लस 3। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हमरा में बढ़ा, तब प्लस 3 गुने 1 इलेक्ट्रॉन का, हमरा में से 3 इलेक्ट्रॉन निकला है तब माइनस 3 गुना 1 इलेक्ट्रॉन का आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल के दौरान बताएंगे। चलिए अब हम आप तीसरा प्रॉपर्टी आपको बताते हैं आवेश का। तीसरा प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि आवेश किसी वस्तु पर न तो आवेश मतलब आवेश ना तो पैदा होता है और न ही नष्ट होता है, बल्कि आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ, जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो गया, तो इसमें आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों इक्वल होने के कारण ये जो सोडियम है ये उदासीन है, अर्थात इस पर कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं है। ठीक है, तो यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि यहाँ पर देखिए कि ना आवेश समाप्त होता है ना आवेश यहाँ पर नष्ट होता है। ठीक है, लेकिन अब इस पर अगर आवेश उत्पन्न करने की जब बारी होगी तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से कम जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस पर एक प्लस का चिन्ह हो गया, तब इस पर धन आवेश उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत। विलगित निकाय, विलगित निकाय की किसी प्रक्रिया में नेट आवेश
नेट का मतलब टोटल। नेट आवेश प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पूर्व एवं प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद बराबर, बराबर का मतलब अर्थात संरक्षित, अर्थात संरक्षित, अर्थात संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। इसे ही आवेश का, इसे ही आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देंगे। एग्जाम्पल NaCl, NaCl Na+Cl- अभिक्रिया के बाद NaCl, ये लोग आप क्लास 10th में भी सीख चुके हैं, 11th में भी केमिस्ट्री में आप लोग ये सीखे हुए। ठीक है, समझाते हैं इसको। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पूर्व, और यहाँ लिखते हैं प्रक्रिया के बाद, यानी दोनों के बीच में जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस जो हो रहा है, उसी के पूर्व और बाद का। देखिए कुल धन आवेश, ऑब्लिक कुल ऋण आवेश, सबको अलग अलग बता देते हैं। कुल आवेश की संख्या, और यहाँ पर कुल आवेश या नेट आवेश। अब देखिए, सोडियम और क्लोरीन आपस में प्रक्रिया करके या अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इसके बारे में आप लोग क्लास 10
क्लास 11th में केमिस्ट्री के बुक में आप लोग सीख चुके हैं। सिर्फ आप यहाँ पर देखिए आवेश से रिलेटेड प्रक्रिया के पहले देखिए, ये जो तीर है, तीर के इधर प्रक्रिया के पहले है और तीर के बाद इधर प्रक्रिया के बाद। अब कहता है प्रक्रिया के पहले कुल धन आवेश, देखिए 1, प्रक्रिया के बाद 0, कुल ऋण आवेश 1, प्रक्रिया के बाद कोई है या नहीं, ऋण आवेश है नहीं, कुल आवेश की संख्या। तो कुल आवेश यहाँ पर एगो धन आवेश है और एगो ऋण आवेश, तो यहाँ पर कुल आवेश की संख्या 2 और इधर कोई आवेश नहीं। नेट आवेश, नेट आवेश तो यहाँ पर एक प्लस एक धन आवेश है, कुल का मतलब हो गया प्लस करना, और इधर ऋण आवेश 1 है यानी -1, यानी 1 - 1 यानी 0 और इधर भी 0। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिखा विलगित निकाय। विलगित निकाय, निकाय का अंग्रेजी होता है सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जो विलगित हो। विलगित निकाय या विलगित सिस्टम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिस पर कोई बाहर से कोई उस पर प्रभाव न कर पावे, उसको इफेक्ट न कर पावे, तो वैसे सिस्टम को हम लोग विलगित निकाय कहेंगे। और वैसे निकाय में जब प्रक्रिया होगी तब इसका नेट आवेश यानी कुल आवेश, जो यहाँ हमने लिखा है नेट आवेश या कुल आवेश जो होगा वह प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद बराबर अर्थात संरक्षित रहता है, और इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 0 और 0 जो है वो प्रक्रिया के पहले और प्रक्रिया के बाद 0 है, अर्थात बराबर है, अर्थात संरक्षित है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगला, चौथा आवेश का चौथा गुण। आवेश के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन। अब हम लोग किसी वस्तु में
यदि आवेश उत्पन्न होता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्या परिवर्तन होता है? देखिए, ये वस्तु है, ठीक है। अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन कमी हो रहा है, तो इस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा तब इस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, तब वैसे स्थिति में वस्तु पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए कि ये वस्तु है, अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तब इसमें इलेक्ट्रॉन, चूंकि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हर वस्तु में द्रव्यमान होता है और ये मूलभूत गुण है जो हम आपको लेक्चर 2 में बताए थे, ठीक है। तो अब इस वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके द्रव्यमान में क्या होगा? कमी होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? बढ़ गया, तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के कमी होने से, इलेक्ट्रॉन के कमी होने से द्रव्यमान में कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, तो इलेक्ट्रॉन पे कब वृद्धि होगा? जब हम पर कोई इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हम पर अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा। तो यहां से आप हमेशा याद रखिए कि जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है उसमें द्रव्यमान घटेगा, याद रखिएगा। क्योंकि कमी होने से पॉजिटिव चार्ज हुआ है और इलेक्ट्रॉन के कमी होने से पॉजिटिव चार्ज अगर उत्पन्न हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के कमी होने से द्रव्यमान में कमी हो जाएगा। यानी जो वस्तु धनावेशित है, जिस वस्तु पर धन आवेश है, उसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान की कमी हुई है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है तो उस वस्तु, वो वस्तु ऋण आवेशित हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि वैसे वस्तु में क्या होंगे? द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज वाले जो वस्तु है, वह वस्तु जिस पर निगेटिव चार्ज है उस पर द्रव्यमान बढ़ेगा, और जिस वस्तु पर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, उसमें उस वस्तु का द्रव्यमान घटेगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ध्यान से बताइएगा। देखिए, ये मान लीजिए वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान m1, इस वस्तु का द्रव्यमान m2 और इस वस्तु का द्रव्यमान m3 है। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। तो ग्रहण का मतलब वह एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उस पर आ रहा है, तो इस पर होगा निगेटिव चार्ज। और यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, या जिसे हम लोग कमी कहते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो आपको बताना है नंबर 1, m1 बराबर m2 बराबर m3। नंबर 2, m1 क्वेश्चन है m1 बड़ा
M2 बड़ा है M3 से। नंबर 3, M2 बड़ा है M1 से, M1 बड़ा है M3 से। और चौथा, M1 छोटा है M2 से, M2 छोटा है M3 से। ये चारों को आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, सोचिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी गलत है। देखिए, ये M2 है। M2 का मतलब यहाँ है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। ग्रहण का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस पर बढ़ गया है तो यहाँ इस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ गया है, तो इसका मतलब यहाँ से द्रव्यमान घट गया होगा, है ना। तो ये द्रव्यमान कम है और ये द्रव्यमान ज्यादा हो गया, तो यानी M2 जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। अब देखिए, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, माने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, जो यहाँ बता रहे हैं। तो उस स्थिति में इसका द्रव्यमान हमने M3 मान लिया। तो ये क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, यानी ये जो होगा इससे बड़ा होगा, इसका द्रव्यमान इससे ज्यादा होगा। तो ये वाला सही है, ठीक है। तब चलिए यहां पर देते हैं। अतः द्रव्यमान में परिवर्तन, अतः द्रव्यमान में परिवर्तन, परिवर्तन के लिए हमेशा डेल्टा का यूज किया जाता है। और द्रव्यमान का अंग्रेजी मास होता है, जिसके लिए हम लोग एम का यूज करते हैं। तो डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा द्रव्यमान में परिवर्तन। इसका अर्थ हो गया द्रव्यमान में परिवर्तन। परिवर्तन को हम लोग डेल्टा से बताते हैं और द्रव्यमान का मतलब मास, जिसको हम एम से बताते हैं। तो द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकला। जितना इलेक्ट्रॉन निकला, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो इसको एक से गुना करिए। दो से निकला होगा 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 से गुना करिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा 3 से गुना करिए। 4 इलेक्ट्रॉन निकला होगा 4 से गुना। कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा नहीं पता है तो n मान लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो उसके लिए माइनस का चिन्ह लगाइए, और इलेक्ट्रॉन कहीं लिया होगा तो प्लस का चिन्ह उस पर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहां से ये हो गया डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन गुना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब देखिए, द्रव्यमान एम किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो यहाँ पर आप रखिएगा और हिसाब इसको बनाइएगा।